إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. जज़ाकल्लाहु खैरा। उम्मीद है हमारे पास सुलेमान भाई सुलेमान साहब हमारे पास आ चुके होंगे वो भी। आज का हमारा लेक्चर फूड सेफ्टी ऑफिसर पंजाब फूड अथॉरिटी मोहतरम सुलेमान नजीब साहब वो देंगे। इसमें वो क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आप लोगों को बताएंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा अवलन वो अपना मुख्तसर तारुफ भी करवा दें और उसके बाद वो अपना लेक्चर का आगाज़ कर दें। सुलेमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? कैसर वालेकुम। भाई, मुझे शेयर स्क्रीन का थोड़ा सा गाइड कर दें आप। अलाउ करेंगे तो मैं। जी मैं आपको। जी सुलेमान भाई आप स्क्रीन शेयर कीजिए। राइट। शुक्रिया। विजिबल है सबको? जी सुलेमान भाई नजर आ रही है। बकी इस्लामी भाई म्यूट हैं तो इस दौरान, इसलिए आप कंटिन्यू रखिएगा। उनकी तरफ से हो सकता है आपको फौरी रिस्पांस ना मिले। ओके ओके ओके। अ, माशाल्लाह। ये आज का हमारा लेक्चर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर है। जो हमारे फ़िकुल हलाल कोर्स से मुतल्लिक जो आप देख रहे हैं कि लास्ट में भी आपने काफ़ी लेक्चर सुने और आपको उसमें गाइडेंस मिली कि फ़िकुल हलाल कोर्स की अहमियत क्या है और फ़िकुल हलाल बेसिकली हमें करवाने का मकसद क्या था। अ, जिसमें अभी मेरा ख्याल है कि शौकत साहब ने लेक्चर दिया, अ, अली ने लेक्चर दिया और आज मेरा लेक्चर भी है। उसके अलावा में मुफ्ती आन साहब ने भी लेक्चर्स दिए। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दूं और फिर उसके बाद अपने टॉपिक के ऊपर आऊँगा और उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और इंशाल्लाह ये एक हमारा छोटा सा शॉर्ट सेशन होगा क्योंकि
मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी लास्ट 1 वीक से, लेकिन कमिटमेंट थी, तो मैंने कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ अटैचमेंट भी रहेगी आगे, और आपको इस तरह नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान नजीब है। बेसिकली मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी में। बैकग्राउंड में मैंने एमफिल फूड सेफ्टी किया हुआ है। इसके अलावा फूड सेफ्टी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, हिलाल इंडस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फूड सेफ्टी के डिफरेंट लेवल्स लाइक फूड सेफ्टी 2, 3, 4, जो दुबई से एक्रेडिटेड है। इसके अलावा आई ERCG लीड ऑडिटर का कोर्स भी कंप्लीट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी में भी जॉब करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स गुजर चुके हैं। तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ इंडस्ट्री को विजिट करना, ऑडिट करना और उनके मामलात को देखना, ये एक अलग तरीके से गाइड किया जाता है, गाइड करूँगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे भी लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करें, वो कितना का अडॉप्ट करें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा बेसिक पहले आपको गाइड करूं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। बेसिक में सबसे पहले हमने ये देखना है कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी में फ़र्क क्या होता है। हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि यार ये हम जो फूड खा रहे हैं ये क्वालिटी वाली नहीं है, या कभी ये भी सुना जाता है कि जो हमने फूड खाई क्वालिटी वाली थी लेकिन फूड सेफ नहीं थी, यानी फूड सेफ्टी नहीं थी। तो फूड क्वालिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है: एक्सटेंट टू विच द ऑल द एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फूड आर मेट। जो फूड की करेक्टरिस्टिक जो हमने एक्स्टेब्लिश की, जो हमने जहन में बना ली या हमने सिस्टम में बनाई, उनको मीट करना फूड क्वालिटी कहलाता है, यानी क्वालिटी फूड लेना। फूड सेफ्टी क्या है? The extent to which those requirements relating specifically to the characteristic and properties that have the potential to be harmful to health or to cause illness or injury are met। फूड सेफ्टी ये है कि जब हम कभी कोई चीज़ फूड की लें तो वो हमें नुकसान दे, वो हमें इंजरी दे, बीमार कर दे, कुछ भी करे, हमारी सेहत के मुखालिफ जाए, वो क्या होगा, हमें हार्मफुल प्रोवाइड, हम हमें नुकसान देगा जो फूड होगा। तो हम इसको जो कहेंगे वो फूड सेफ्टी कहेंगे। यानी अगर हम फूड सेफ फूड लेंगे या इन सेफ फूड लेंगे तो हमने ये इस डेफिनेशन में आना है। तो सम फूड क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स, जो अब हम आपको बताते हैं फूड की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसमें काउंट्स ऑफ टोटल बैक्टीरिया, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कैन बी यूज एज an indicator of food safety, although they are not considered specifically as a food safety characteristics। बाजुकात बैक्टीरिया का लोड देखा जाता है कि ये कितना है, एक स्टैंडर्ड लोड है बैक्टीरिया का, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, तो ठीक है। अगर इससे अबव है तो वो फूड सेफ नहीं होगा, वो अनसेफ फूड होगा। ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी नीड्स टू बी मेड। हमें इसको अंडरस्टैंड इसलिए करना ज़रूरी है, हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे बिकॉज ऑफ द मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैट मस्ट बी अटैच टू प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेस। आपने पहले भी लेक्चर्स में सुना होगा फूड बॉर्न इलनेस, जो हमें फूड से बीमारियां होती हैं, ये मोस्टली हमें फूड सेफ्टी की वजह से
जो हम सेफ फूड नहीं खा रहे होते उसकी वजह से हो रही होती हैं। अ फूड दैट डज नॉट कंफर्म टू फूड सेफ्टी requirements automatically does not conform to food quality requirements। ऐसा फूड जो फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करे, वो कंफर्म बात है कि वो फूड क्वालिटी को भी पूरा नहीं करेगा। इसके बरअक्स ऑन द अदर हैंड अ फूड कैन कंफर्म टू फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ये किसी का अच्छा ओके। फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बट नॉट कंफर्म टू अदर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। अगर फूड सेफ्टी इंश्योर हो रही है और लेकिन फूड क्वालिटी इंश्योर नहीं हो रही, तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। दोनों का होना ज़रूरी है, फूड सेफ्टी का भी और फूड क्वालिटी का भी, तब हमें जाके स्टैंडर्ड फूड मिलेगा। इसी तरह जैसे मैंने लास्ट में भी आपको बताया कि फूड सेफ्टी एज अ पार्ट ऑफ फूड क्वालिटी, फूड इंडस्ट्रीज में जब हम जाते हैं तो फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस address both food quality and food safety simultaneously। जो जब भी किसी फूड इंडस्ट्री में जाया जाता है, फूड सेफ्टी के प्रिंसिपल, उसकी प्रैक्टिसेस, वो एड्रेस कर रही होती हैं फूड क्वालिटी को और फूड सेफ्टी को एट अ टाइम। मतलब आप जब जाएंगे किसी भी फूड इंडस्ट्री में, जब आप उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो उसके फूड सेफ्टी के प्रिंसिपल्स होंगे, जो उसने अडॉप्ट किए होंगे, वो बेसिकली फूड सेफ्टी और फूड को मीट कर रहे होंगे। अब फूड company that operate with management system can be expected to have a HACCP hazard assess calculation है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हैसअप, ये बेसिकली हैसअप एक फूड आपका फूड सेफ्टी सिस्टम है, ठीक है। और ये फूड सेफ्टी सिस्टम अगर ना हो तो आप आगे एडवांस लेवल के जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उनको अचीव नहीं कर सकते। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा इन डेप्थ कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे आगे अब ये आया है सब, क्यों ज़रूरत पड़ी। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, ये आपने पढ़ा भी होगा लेकिन मैं भी थोड़ा सा एक ब्रीफली गाइड कर दूंगा। A food company that does not operate with HACCP system must continue to incorporate food safety activities। जो फूड जो हैसअप को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक टफ काम है, इसके लिए टेक्निकल पर्सन को हायर करना पड़ता है। अगर आप ये हैसअप सिस्टम अप्लाई नहीं करते तो आप बुनियादी फूड सेफ्टी एक्टिविटीज और जीएमपीस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, आपने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का भी सुना होगा, बार बार सुनते रहे होंगे जो लेक्चर्स में, कि जो हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करते हैं किसी भी फूड इंडस्ट्री में, ये अल्टीमेटली नेसेसरी हैं टू अडॉप्ट अ फूड सेफ्टी सिस्टम। अगर हम इनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम किसी भी फूड सेफ्टी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। Government agencies that use HACCP-based program to monitor and enforce food laws and regulation are essentially addressing food safety and fitness for use as a human food। बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज भी अपना एक टूल के तौर पे हैसअप प्रोग्राम को लेती हैं और मॉनिटर करती हैं फूड के लॉज को और रेगुलेशंस को। स्पेशली यूएसए में ऐसा होता है कि वो हैसअप बेस्ड इंस्पेक्शन की करते हैं। पाकिस्तान में अभी इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फूड सेफ्टी एज अ पार्ट ऑफ फूड क्वालिटी, ये भी पीछे उसकी उसी के पार्ट चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैसअप बेस्ड प्रोग्राम डज नॉट एड्रेस सम ऑफ द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द फूड लॉस। लेकिन हैसअप के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फूड क्वालिटी को
जो एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, वो नहीं एड्रेस करते। लेकिन हमने देखा इट इज़ कॉमन फॉर द सेम गवर्नमेंट एजेंसी टू मॉनिटर एंड enforce बोथ फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ दोस लॉज एंड रेगुलेशन। जैसा कि हमने ये एग्जांपल्स भी देख रहे हैं कि हैसब बेस्ड प्रोग्राम्स क्या हैं। यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए। ये इस्तेमाल अपने सारे रेगुलेशन इसमें है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये एक एजेंसी है। सी फूड हैसब रेगुलेशन है, जूस हैसब रेगुलेशन है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पैथोजन रिडक्शन। ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हैसब बेस्ड इंस्पेक्शन करते हैं। व्हाट इज फूड क्वालिटी? अगेन इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, फूड क्वालिटी क्या है। A food quality, a distinct from food safety, is the extent to which all the established requirements relating to the characteristic of a food are met। जो आपने established requirements बना ली हैं, उनको मीट करना फूड क्वालिटी है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने किसी दूध का डब्बा लिया, उसमें आपने उसके स्टैंडर्ड्स देखे। जैसा कि अगर हम ओलपर का लेते हैं, उसमें 3.5 फैट आता है। ठीक है, तो 3.5 एक स्टैंडर्ड है। अगर वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा तो वो फूड क्वालिटी नहीं होगी, वो क्वालिटी फूड नहीं कहलाएगी, वो आपके स्टैंडर्ड से हट गई। कॉमन एग्जांपल ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड एक्सक्लूडिंग फूड सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक आर। फूड सेफ्टी की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम निकाल दें तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड्स क्या होंगी? उसके लिए हमें जो स्टैंडर्ड्स होंगे हमने वो देखने। आइडेंटिटी ऑफ अ फूड इन रिलेशन टू अ स्टैंडर्ड, डिक्लेयर्ड ग्रोस और नेट क्वांटिटी, इवन के उसकी नेट क्वांटिटी भी देखी जाती है कि वो कितना क्वांटिटी में है, ये भी एक क्वालिटी है। डिक्लेयर क्लेम अमाउंट ऑफ वन और मोर स्टेटेड कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि डिक्लेयर आपने कर दिए स्टेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो आपने लिख दिए कि ये कंपोनेंट्स अगर फूड में होने मस्ट बी इन द फूड। जैसा कि अपीयरेंस है, अगर आपने उसकी साइज, शेप और कलर लिखा हुआ है, फ्लेवर है, अरोमा है, टेक्सचर है, विस्कोसिटी है, शेल्फ लाइफ, स्टेबिलिटी है, फिटनेस फॉर यूज एज अ ह्यूमन फूड, होलसमनेस, उसका पूरे का पूरा पूरा, जिसे हम होल कहते हैं, सारे का सारा, क्या अडल्ट्रेशन का फैक्टर भी देखा जाता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स, करेक्टरिस्टिक्स एक क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड कहलाती हैं। सिस्टम एंड प्रोग्राम्स फॉर फूड क्वालिटी। फूड इंडस्ट्री लाइक मैनी अदर इंडस्ट्रीज, ये भी फूड इंडस्ट्री के अंदर भी दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह बेसिक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ मोर कम्प्लेक्स क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होते हैं एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सम फूड कंपनीज आर यूज ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। लेटेस्ट वन भी ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। एक सिर्फ एग्जांपल दी है, आगे इसके बारे में भी डिटेल में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि फूड से ये क्वालिटी सिस्टम्स और प्रोग्राम्स क्या है फॉर द फूड क्वालिटी। सुलेमान भाई, दरम्यान में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। गुजारिश तलबा की तरफ से आ रही है, जहाँ आपसे मुमकिन हो सके तो उर्दू अल्फाज का चुनाव आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। ओके ओके। These programs and systems can include components that are devoted specifically to food safety। ये जो क्वालिटी के प्रोग्राम्स हैं और सिस्टम हैं, ये बेसिकली ये फूड सेफ्टी के कंपोनेंट्स हैं। फूड सेफ प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम्स और सिस्टम बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMPs, and the HACCP system can be integrated into food industry। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स,
और इंस्पेक्शन और मॉनिटर ऑफ मटेरियल्स। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको उर्दू में भी साथ साथ गाइड करता हूँ। मिसाल के तौर पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और हैसअप सिस्टम, हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम, ये शामिल किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में और इंस्पेक्शन में एंड मॉनिटरिंग ऑफ मटेरियल्स। अब जब जाते हैं रॉ स्टोर में तो हम उसके मटेरियल को मॉनिटर करते हैं कि वो कितना फ्रेश है, उसकी क्या ट्रेसिबिलिटी है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी मौजूद है, क्या वो ट्रेसेबल है। ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हैं। तो ये सब कुछ, जैसा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर फूड सेफ्टी हैजर्ड्स कैन बी पार्ट ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। ये जितने भी मैंने नाम लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्पेक्शन यानी चेक करना, मॉनिटर करना, देखना, प्रोडक्ट को भी, मटेरियल को भी और प्रोसेस को भी, किसी भी फूड सेफ्टी हैजर्ड को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम का एक इंटेग्रल पार्ट है, जरूरी हिस्सा है। जब आप किसी क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आपको उसकी सबसे पहले आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बनानी पड़ती हैं कि आपने किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर जब दाखिल होना है तो आपका क्या गेटअप होना चाहिए, आपने कौन से एग्जिट एंट्री प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करने हैं, ठीक है, आपने उनकी जब एंट्रेंस होना है तो आपने कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ एंटर होना है कि उसकी फूड इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो, या उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो एक प्रॉपर ड्रेसअप के साथ अंदर जाएं ताकि फूड सेफ्टी रहे, हैजर्ड ना आए। तो ये सारा थोड़ा सा इसका इस पूरी लाइन का मतलब था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको डिटेल में नहीं इतना बताऊंगा, लेकिन ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है। फूड सेफ्टी assurance that food will not cause harm to consumer। अश्योर कर लेना, यकीन कर लेना, ऐसी फूड जो कस्टमर को नुकसान ना पहुंचाए वो सेफ फूड कहलाएगी। ऑल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फूड मस्ट बी मेट। सेफ फूड तब होगी जब उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। देयर मस्ट बी नो अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क, कोई अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क ना हो। एश्योरेंस that a food will not cause harm, injury, illness is determined by। ये सारी फूड सेफ्टी की डेफिनेशंस के पार्ट्स हैं। सेफ फूड क्या है कि कस्टमर को कोई नुकसान ना हो, उसकी सेफ्टी की करेक्टरिस्टिक्स फूड की पूरी हो रही हो, उसका जो हेल्थ रिस्क फैक्टर है वो बिल्कुल ना हो, यानी उसको कोई हेल्थ फैक्टर हेल्दी वो मतलब नुकसान ना हो, ठीक है। अश्योरेंस डेटा फूड, यहाँ पे कोई इंजरी ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है ये फूड सेफ्टी की है। काइंडली ये मुझे खुद रिमूव करना पड़ेगा, ऊपर निशान ना लगाए जो भी है। सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर फूड सेफ्टी फॉर डेकेड्स, कई अरसे से, कई सालों से, 2-3 दहाइयों से फूड इंडस्ट्री हैज डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम्स। जो फूड इंडस्ट्री है वो डिपेंड कर रही है क्वालिटी प्रोग्राम्स के ऊपर, अदरवाइज फूड इंडस्ट्री फेल हो रही है। बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फॉर हैजर्ड्स, इनके क्वालिटी प्रोग्राम्स बेसिकली बेस करते हैं इंस्पेक्शन पे और टेस्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। आप फूड, किसी भी फूड के टेस्ट करेंगे तो उसके हैजर्ड्स देखेंगे कि उसके अंदर कितना हैजर्ड है, अगर नहीं है तो वो सेफ फूड है। इंस्पेक्शन की जाती है पूरी फूड इंडस्ट्री की, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोग्राम जो बेस कर रहा है
वो इंस्पेक्शन और फूड की टेस्टिंग पर बेस कर है। इसके अलावा जो दूसरा दूसरा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, कि जो क्वालिटी प्रोग्राम है वो बेस करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर। तो सादा अल्फाज में क्वालिटी प्रोग्राम्स इंस्पेक्शन और फूड की प्रोडक्ट की टेस्टिंग पर, और इसके साथ साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे एहतियाती तदाबीर हैं, उनके साथ अगर हम उनको अडॉप्ट कर लें तो उन पर बेस करता है क्वालिटी प्रोग्राम। 1980 1980 के बाद से there has been widespread use of HACCP system। सॉरी, 1980 के बाद HACCP सिस्टम को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। The system address food safety primarily on the basis of prevention or elimination of unacceptable hazard level। ये सिस्टम बेसिकली बेस करता था कि आप उसके अंदर से एलिमिनेट कर दें, निकाल दें अनएक्सेप्टेबल हैजर्ड, वो हैजर्ड जो कि बिल्कुल काबिल कबूल ना हो। ठीक हो गया। किसी भी फूड के अंदर से अगर अनएक्सेप्टेबल हैजर्ड हम निकाल देंगे तो वो सेफ फूड कहलाएगा। ये हैसप बेसिकली इसके ऊपर बेस करता है। इसके अलावा the GMPs, good manufacturing practices which were used to address food safety requirements prior to the use of the HACCP system। मैं पहले भी ऊपर आपको बता चुका हूँ कि क्वालिटी प्रोग्राम्स के लिए आपको क्या चाहिए। अगेन दोबारा वो यही बात की जा रही है कि हैसप के लिए भी आपको जो बुनियादी चीज चाहिए वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब थोड़ा सा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को मैं यहाँ पे फिर भी थोड़ा अगेन दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को जब हम किसी जगह पर जाके चेकिंग करते हैं तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ पर सफाई कितनी है, वहाँ पे एसओपीस कितने अडॉप्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो काम हो रहा है वो एज पर स्टैंडर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें पर्सनल हाइजीन भी देखी जाती है, प्रेमिसेस हाइजीन भी देखी जाती है, यानी जगह की सफाई, जाती सफाई। और इसके अलावा हम इसमें यह भी चेक करते हैं कि जो पेस्ट मैनेजमेंट है, यानी वहाँ की पेस्ट एक्टिविटी, हशरात की क्या एक्टिविटी है, ये भी देखा जाता है। और इसके अलावा मज़ीद कुछ लोग जो इसमें डीपली जाते हैं, गहराई में जब जाते हैं, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी काउंट करते हैं। तो ये तमाम जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जब तक नहीं होंगी, हम कभी भी हैसप को अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक हो गया। A food company that does not operate with HACCP system must continue to use the। अगर कोई फूड सेफ्टी कंपनी हैसप नहीं इस्तेमाल करना चाहती, हैसप को अडॉप्ट नहीं करना चाहती, तो कम से कम वो फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग की, बनाने की, तैयार करने की, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, वो अगर आप सिर्फ कर लें, उनको आप अपना लें, तो आप किसी भी फूड इंडस्ट्री को चला सकते हैं। ठीक है। और देखिए, सफाई के साथ साथ जब हम सफाई की बात करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो बेसिकली ये आपकी जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, फिकुल हलाल कोर्स, उसमें एक बुनियादी चीज़ है। ठीक है, एक बुनियादी चीज़ है। अगर ये नहीं होगा तो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट वाजिया हो जाएगा, क्योंकि नाजिस चीज़ कभी किसी चीज़ में चली जाए तो वो आपकी फूड हराम हो जाती है। तो लिहाजा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का एक बहुत अहम रोल है आपकी क्वालिटी प्रोग्राम्स में। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स की एग्जांपल्स भी आपको मैं बता देता हूँ। ISO 22000 2018, FSSC। ठीक है, ये भी एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स आपकी एग्जांपल्स हैं।
आप ये स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम हैं जो कि इंडस्ट्रीज अडॉप्ट करती हैं, अप्लाई करती हैं और अपने रिजल्ट्स हासिल करती हैं, नताइज हासिल करती हैं। मकसद, सारी सारी बात का मकसद सेफ फूड लेना है। ये सब की सब चीज़ों का मकसद सेफ फूड लेना है। काइंडली ज़रा ये लाइंस वगैरह जो डाल रहे हैं जिससे गलती से लग रही हैं, इनको। सलमान भाई, आप एक दफ़ा स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर करेंगे तो ये दूर हो जाएंगी। भी मैं कोशिश करता हूँ इनको रिमूव करने की। अच्छा, ओके। जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फूड लॉस, सॉरी, एंड regulations. The legal requirements for food safety and quality has been established by many national governments. जो फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी के जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना, वो तकरीबन पूरी दुनिया में हर तरह की स्टेट्स, यानी अगर हम यूएसए को देखें, कनाडा को देखें, यूरोपियन कंट्रीज को देखें, तो सब के स्टैंडर्ड्स, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन आलमोस्ट फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने अडॉप्ट किए होते हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसे भी हो सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मुख्तलिफ होते हैं, कैसे मुख्तलिफ होते हैं। बेसिकली जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ होना पड़ता है कई जगहों पर। खैर, हम इसको इतना ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। फूड लॉज और रेगुलेशन पूरी दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही समझें आप। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड इंश्योर दैट फूड आर फिट फॉर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट्स का, अगर आप लॉज नहीं बनाएंगे, रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, तो आप कभी भी कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कंज्यूमर को सेफ फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते। These requirements are contained in food laws and regulation, the scope of which varies from one country to another. ये वेरी भी करता है, मैंने आपको बताया, लेकिन ऑलमोस्ट आप यही समझें कि कुछ ममालिक के जियोग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक वो देखा जाता है। जैसे यूएसए, कनाडा तकरीबन एक ही जगह पर वाक़ हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी फूड सेफ्टी के सेम है। ठीक है, द फूड लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द यूएसए द मोस्ट एक्सटेंसिव ऑफ एनी कंट्री। It is essential that the food industry professional be similar with laws and regulation. ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी फूड फिकुल हलाल का कोर्स कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, जो आगाही प्रोग्राम चल रहा है या जो लोग कर रहे हैं, उनको ये बात जहन में रखना पड़ेगी कि अगर हम फूड लॉज एंड रेगुलेशन को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर हम प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो हम किसी को सर्टिफाइड नहीं कर सकते कि आप हलाल हैं। हलाल का आप लोगो नहीं प्रोवाइड कर सकते। मुफ्तियान कराम को जब ये स्टडी करना पड़ेगी तो साथ साथ फूड लॉज एंड रेगुलेशन को देखना पड़ेगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं और कैसे डाले जा रहे हैं। ये सब कुछ प्रोसेस के साथ उनको अवेयर होना पड़ेगा, आगाह होना पड़ेगा। The legal framework of food laws and regulation of a particular country डिपेंड कर रहा होता है ओवरऑल गवर्नमेंट रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ दैट। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी की। अगर हम पंजाब फूड अथॉरिटी को देखें, तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब प्योर फूड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, PPFR 2018, जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को देखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली पंजाब ने जब बनाए तो इसके
बाद सिंध और दूसरे ममालिक दूसरे प्रोविंस लाइक केपी और बलूचिस्तान ने भी अडॉप्ट किए, कश्मीर में भी अडॉप्ट हुए। तो यही ऑलमोस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अब पूरे पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल पे चल रहे हैं। तो जब हमने आगे मज़ीद स्टडी करनी है तो पंजाब प्योर फूड रूल्स एंड रेगुलेशन ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपने किसी को सर्टिफाइड करना है हलाल में। The food laws and regulation are intended to ensure that food does not cause harm, illness। ये मैंने पहले ही बताया कि फूड लॉज एंड रेगुलेशन जब बनते हैं तो उनके अंदर जो मेन पॉइंट्स रख बनाए जाते हैं या उनके जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं। वो बेसिकली मकसद यही होता है कि जो आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फूड सिस्टम्स आर नॉट अडल्ट्रेटेड एंड मिसब्रांडेड। एक्ट्स बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं कि कौन किस अडल्ट्रेशन, कौन सी चीज़ जब डालेंगे तो अडल्ट्रेशन होगी। इसके अलावा ब्रांडिंग के यानी लेबल्स, फूड आप जब पैकेज देखते हैं अपने किसी भी फूड आइटम की तो उसके ऊपर एक लेबल होता है। वो लेबल क्या अप्रूव्ड है या नहीं, ये भी फूड लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर आता है। और ये लेबल, असल में ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब का सब पार्ट है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर आप फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हर चीज़ को, इवन के रॉ इंग्रेडिएंट से लेकर एंड तक इंक्लूडिंग पैकिंग, हर चीज़ क्वालिटी वाली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में पंजाब प्योर फूड रूल्स एंड रेगुलेशन में हर चीज़ मेंशन है कि आपने कैसे, किस तरह लेबल बनाना है और कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं और उनकी सर्टन अमाउंट कितनी होनी चाहिए। फूड प्रोडक्ट्स आर होलसम एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो आप फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो एक होलसम हो, मुकम्मल हो, फिट हो फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फूड लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई टू ऑल फूड प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। जो फूड लॉज होते हैं वो सब पर अप्लाई किए जाते हैं। अगर हम पंजाब प्योर फूड रूल्स रेगुलेशन को देखें तो वो एक छोटी सी पान शॉप से लेकर या एक छोटे से प्रोडक्शन यूनिट से लेकर एक लार्ज इंडस्ट्री तक उसको अडॉप्ट किया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है। उनको इंडस्ट्री को लाजमी उस पर कंप्लायंस शो करनी पड़ती है। ठीक हो गया। ये एग्जांपल यूएसए की है, लेकिन मैंने आपको पाकिस्तान की एग्जांपल्स, जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं पीएसक्यूसीए के, और उसमें आपने हलाल के स्टैंडर्ड्स भी आपने पढ़े, और पंजाब प्योर रूल्स रेगुलेशन उसके स्टैंडर्ड्स भी हम देखते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए हम फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाते हैं। फूड लॉज प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। असल में ये जो फूड लॉज बनाए जाते हैं ना, इसका मकसद ये होता है कि हम किसी को कोई इससे हम इन कंज्यूमर को इलनेस यानी बीमारी और इंजरी से, नुकसान से, किसी किस्म के नुकसान से बचा सकें। ठीक हो गया। बाय प्रोहिबिटिंग द प्रेजेंस ऑफ एनी पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड। वही बात है कि आप रोकें पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस को इन फूड में, और वो लिखें लॉज में कि कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। जैसा कि चाइनीज सॉल्ट का बैन है पंजाब में। चाइनीज सॉल्ट नुकसानदेह है, ये फूड रूल पंजाब प्योर फूड रूल्स एंड रेगुलेशन में वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है। इन पाकिस्तान पीएसक्यूसीए प्रोविंशियल अथॉरिटीज, इन्होंने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। जैसा कि मैं पिछली स्लाइड पे जिक्र कर रहा था आपके साथ कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी पंजाब प्योर फूड रूल्स एंड रेगुलेशन 2018 बनाए।
जो कि तमाम पहलुओं को कवर करता है फूड सेफ्टी के और क्वालिटी के। अगेन नीचे उसकी एक मिसाल है यूएसए की, उसको मैं नहीं जिक्र करता, मैंने आपको लोकल मिसालों से क्लियर कर दी है। अगेन स्लाइड्स के ऊपर किसी भाई ने फूड स्टैंडर्ड्स क्या है, दोबारा थोड़ा सा फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में, पहले हमने फूड क्वालिटी को पढ़ा, फूड स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। आप कभी भी किसी फूड के जो एक रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं वो फूड स्टैंडर्ड्स कहलाएंगी। ठीक है, आपने किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर कम से कम इतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड डेवलप हो जाता है। इसमें कोडेक्स स्टैंडर्ड्स भी हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं स्टैंडर्ड्स किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर। ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम का ही पार्ट है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंदर अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर फूड क्वालिटी, फूड सूटेबिलिटी, फूड सेफ्टी, ये सब कुछ जिक्र है कोडेक्स एलिमेंटेरियस का। ये स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको देखकर लोग अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और जो पंजाब फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस के स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट वहीं से ही कॉपी किए गए हैं। These food standards have been adopted by countries worldwide and are intended primarily to protect consumer। मकसद क्या है, बुनियादी मकसद कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए, और टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल फूड ट्रेड। अगर जब पूरी दुनिया में एक जैसे फूड स्टैंडर्ड्स होंगे तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान होगा। बाज़ औक़ात पाकिस्तान में आप जब देखते हैं फिश को कराची वाली साइड पर, तो फिश बैन कर दिया गया था पाकिस्तान से इसको एक्सपोर्ट करना। द रीज़न बिहाइंड कि हम फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर मीट ना करने की वजह यही कि हमारे पास फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने की सकत नहीं थी। हमें इसी तरह की कुछ और ऐसी हर्डल्स या रुकावटें देखनी पड़ती हैं जब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पे मीट को। तो हम इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसको हमें कम करना है, और ताकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। They include codes of practices such as Codex General Principle of Food Hygiene। अब इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंदर फूड हाइजीन के बुनियादी प्रिंसिपल्स भी हैं कि फूड हाइजीन की बुनियादी प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, डिटेल में उसमें लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इसमें बारे में भी आपको एक लेक्चर हुआ होगा फूड, या आया जाएगा इसमें। स्टैंडर्ड्स फॉर मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल, कोडेक्स एलिमेंटेरियस में ये भी स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं कि मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल फॉर पेस्टिसाइड एंड फॉर वेटरनरी ड्रग्स, कि जब हम किसी जानवर को कोई उसको को ड्रग देते हैं, तो जब उसके मीट के अंदर मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल कितना होना चाहिए। अगर वो एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा होगा तो वो मीट रिजेक्ट हो जाएगा, या उसका मिल्क रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर लैंड पे जब हम एग्रीकल्चर साइट्स पे जाते हैं तो एक सर्टन अमाउंट तक रेजिडुअल इफेक्ट रहना चाहिए। अगर वो उससे एक्सीड करेगा तो वो क्रॉप या वो फसल ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स
आप लोगों को फूड एडिटिव्स के बारे में बता देता हूँ कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। जो किसी भी फूड के अंदर उस डाले जाएं उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, या उसके टेक्सचर को या उसकी अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए, वो फूड एडिटिव्स कहलाते हैं। ठीक है। तो जब फूड एडिटिव्स की भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंदर लिखे गए हैं, या पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी पंजाब पर रूल्स रेगुलेशन में लिखे गए हैं कि आपने कौन कौन से फूड एडिटिव्स डालने हैं। ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है। और ये सारे स्टैंडर्ड्स अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को नहीं अपना सकते। अच्छा, इन द फूड इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोग्राम इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज। जो क्वालिटी प्रोग्राम होता है एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज, यानी बहुत सी एक्टिविटीज का एक मजमूआ होता है, और इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको बनाया जाता है इस चीज को इंश्योर करने के लिए, डेट फूड क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स को अपनाने के लिए। फूड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? फूड की क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लॉ लॉज और रेगुलेशन पे पूरा उतरे और कस्टमर और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें। A food industry quality system is an integral set of documented food quality and food safety activities with clearly established interrelations among the various activities. जो फूड इंडस्ट्री क्वालिटी सिस्टम है ना, किसी भी फूड इंडस्ट्री का क्वालिटी सिस्टम, वो बेसिकली सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी एक्टिविटीज होता है। यानी आपने जो फूड सेफ्टी की एक्टिविटीज की और फूड को क्वालिटी और स्टैंडर्ड पर लेकर आने के लिए जो एक्टिविटीज की, और फिर उन एक्टिविटीज को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले आए, वो एक क्वालिटी सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। और ऊपर मैंने बताया क्वालिटी प्रोग्राम। क्वालिटी प्रोग्राम क्या है? इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? आपने कोई काम किया, या कई एक्टिविटीज, हमने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज अपनाई सेफ टू इंश्योर दैट द फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करने के लिए। और क्वालिटी प्रोग्राम क्या होता है? ये is an integrated set of documented food quality and food safety activities। जब आप इनको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले आते हैं, जब आप इनको सेव कर लेते हैं, तो ये आपका क्वालिटी सिस्टम बन जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकसद क्या है कि क्वालिटी सिस्टम के हम उसको अपनाएं? टू प्रोवाइड अ फूड कंपनी विद कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस a food that fulfill all the quality and safety requirements। मकसद ये होता है कि जो कंपनी को किसी भी कंपनी को हम विद अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ फूड, उसको हम इतना कैपेबल कर दें कि वो क्वालिटी और सेफ प्रोडक्ट बना सके। इसलिए हम क्वालिटी सिस्टम अपनाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स आर कॉमन एग्जांपल्स। जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स हैं वो आईएसओ, जैसा कि आपको क्यूएमएस 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 9001 सिक्स सिग्मा, एक शॉर्ट कोर्स होता है क्वालिटी से रिलेटेड, आपकी पूरी के पूरे सिस्टम की क्वालिटी से रिलेटेड। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम, ये भी आपका एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम लाइक quality assurance system like good manufacturing practices। Sorry for a few seconds,
I need to charge my laptop just for a 1 minute. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम तलबा इकराम मुतवज्जे होकर सुने इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोगों को अभी लेक्चर ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो भी परेशानी की बात नहीं। अभी इंशाअल्लाह इस लेक्चर को हम समराइज यानी खुलासतन भी आपको बयान करेंगे जिसको आप नोट कर सकेंगे। तो इसलिए मसले की बात नहीं है। तो आप तमाम अहबाब तवज्जो के साथ लेक्चर देखें। जी, तो हम बात कर रहे थे क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम। क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम मैंने पहले भी बताया कि क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को ही क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम बोलते हैं। आप कोई किसी इंडस्ट्री में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अपना लें, एक मतलब मिसाल के तौर पे आप किसी के इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपने उसकी एंट्री एग्जिट प्रोटोकॉल से लेकर उसके तमाम एसओपीस को देखते हैं, वो सारे के सारे क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर एग्जांपल। ये क्वालिटी सिस्टम्स ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव BRCGS, ये सारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। BRCGS क्या है? ब्रांड रेपुटेशन कंप्लायंस ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल बेसिकली सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, या आप ये कह लें कि यहाँ के जो अप्रूव्ड लीड ऑडिटर होते हैं वो आपके पूरी फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हैं, उनको चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है, अडॉप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी प्रोग्राम्स और क्वालिटी सिस्टम यूज होते हैं और होते रहेंगे, ये कभी भी एंड नहीं हो सकते। क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम मैंने पहले भी इसकी बता दिया आपको डिटेल में, इसका इतना ज़रूरी नहीं है। मजीद उस लास्ट स्लाइड में इसका डिटेल मतलब आपको गाइड कर दिया था मैंने। फिर भी मैं आपकी इसको एक डेफिनेशन चले अगेन दोबारा कर देता हूँ। एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग, चेक करना, इंस्पेक्ट करना, टेस्ट करना, मोनिटर करना, एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल कंट्रोल, और वो एसोसिएट हो रॉ मटेरियल के कंट्रोल से या प्रोसेस के कंट्रोल से या फिनिश प्रोडक्ट का कंट्रोल से, ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम कहलाएगा। ऐसी एक्टिविटीज जो जिसमें इंस्पेक्शन शामिल हो, मुशाहिदा हो, चेकिंग हो, टेस्टिंग हो, मॉनिटरिंग हो, किसकी? रॉ मटेरियल की, प्रोसेस की और फिनिश प्रोडक्ट की, वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम कहलाएगा। इसका मकसद अगेन बार बार कि आपको सेफ फूड मिले। क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम क्या है? मैंने पहले बताया था क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम बेसिकली फूड इंडस्ट्री आर मच मोर एक्सटेंसिव इन स्कोप देन क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। ये ज़्यादा एक्सटेंसिव है। कैसे? इसमें इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। आप जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम की एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना, ये भी आपका इसका पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम का, along with additional activities that are devoted to prevention of food safety hazard and quality defects। इसके अलावा ऐसी एडिशनल मजीद कोई और एक्टिविटीज जिनको आप मद्देनजर रख के सेफ फूड ले सकते हैं या आप अपने आप को बचा सकते हैं डिफेक्शन से, खराबी से। द एक्टिविटीज that are integrated and interrelated to form a system, ये वो एक्टिविटीज हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तमाम की तमाम इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मॉनिटरिंग ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम किसी भी फूड इंडस्ट्री को बूस्टअप देता है, कॉन्फिडेंस देता है वो, ताकि अगर जब उसको बूस्टअप और कॉन्फिडेंस मिलता है वो पूरी
दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकता है सेफ एंड साउंड तरीके से। ये क्वालिटी इंश्योरेंस के फायदे हैं। हम देखें सारा सिस्टम, फूड क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े हैं, तो फूड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पढ़ने का मकसद ये है कि असल में हम सेफ फूड लें और उसको एक्सपोर्ट कर सकें, उसको बेच सकें। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये एक अलग चीज़ है। क्या है? elaborate management system that can be used by any organization to develop or achieve its quality objective। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब ये भी क्या है कि आपके कोई भी सिस्टम, जैसा कि हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000 को भी देख लें, या हम इसको देख लें 9001 जो भी लेटेस्ट आपके चल रहा है 2018 भी, ये वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, लेती है और अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है। क्वालिटी उसकी जो मकासद होते हैं उसको अचीव करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या शामिल होता है? क्वालिटी प्लानिंग होती है, इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज होती है। आप जब किसी इंडस्ट्री में देखते हैं तो वो हर साल क्वालिटी पैरामीटर्स बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं, और अगले साल उनको जो अचीव नहीं कर पाते या उनको मजीद बेहतरी लानी होती है उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं। इन एडिशन टू क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस एक्टिविटीज, दीज सिस्टम आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल और इंश्योरेंस एक्टिविटीज के अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको, एक कंपनी को, these systems are intended to provide a company with capability to meet all the quality requirements। इस काबिल बना देता है कि वो क्वालिटी पैरामीटर्स या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर ले। क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स क्या है? क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स, एक डॉक्यूमेंट है जो कि बयान करता है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि क्वालिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को बयान करते हैं। द ISO 9001, इसमें 2000 ओल्ड वर्जन है, और ISO 9001 2018 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इज द रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड। ISO के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनली माने जाने वाले स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इनको अपना कर कोई भी फूड इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी या स्टैंडर्डाइज कर सकती है। Many countries have formally adopted this international standards as their national quality system standard। बहुत से मुल्कों ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान ISO को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, prior to the adoption of the international quality system standard, कुछ ममालिक जो इनको अपनाने से पहले क्या करते हैं, some countries have developed their own quality system standard। उनको अपने पहले सिस्टम स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप एकदम लोकल लेवल पर अप्लाई कर दें। ये इतना आसान नहीं होता। इसको अडॉप्ट करने के लिए आपको अपने लोकल स्टैंडर्ड्स भी बनाने पड़ते हैं ताकि आप इसको मीट कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। ये भी ISO, जैसा मैंने अभी बताया, ISO 9000 ये एक कोड है क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स का। फूड के क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड के लिए भी यही अप्लाई किया जाता है। ISO 9001 2018 ये फूड के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, और भी पूरी फूड के अलावा भी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करती हैं। उनके कोड्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फूड के लिए मोस्टली ISO 9001 2018 ये लेटेस्ट अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी अडॉप्ट किया जा रहा है ये वाला स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। यूज्ड बाय मोर देन 500,000 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, 500,000 से के करीब दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी चाहे वो फूड की हैं या और भी हो सकती हैं, वो
क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल कर रही हैं, उनको अडॉप्ट किया हुआ है। आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। थोड़ा सा इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आ रहा हूँ कि लीडरशिप कस्टमर फोकस होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लीडरशिप, आपके स्ट्रेटेजिक यानी आप उसको कोई प्लान करके लीडरशिप क्वालिटीज के साथ आप काम करें। कस्टमर एंड मार्केट फोकस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, आप जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब अपना रहे होते हैं उसका तीसरा प्रिंसिपल ये कि कस्टमर और मार्केट फोकस होना चाहिए आपके, कि आपको पता होना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस प्रोसेस अप्रोच, आपको इंफॉर्मेशन हो, एनालिसिस के प्रोसेस आप देखते हैं जो उसको एनालाइज कर सकते हैं, वो अप्रोच अपनाएं। ठीक है, कि आपको पता हो कि प्रोसेस क्या चल रहा है। जब हम फिकुल हलाल का कोर्स देखते हैं, जब उसके हम फिकुल हलाल को देखते हैं या हलाल के पैरामीटर्स को देखते हैं, तो हमें प्रोसेस का पता होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट जो बन रही है उसके प्रोसेस क्या है, उसके अंदर कब और किस स्टेप पर क्या चीज़ डाली जा रही है, और उसकी क्या क्या ट्रेसिबिलिटी है, कैसे हम उसको जान सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का चौथे पार्ट का हिस्सा है। ह्यूमन रिसोर्स फोकस सिस्टम हो, आप जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो तो आपके पास जो टीम हो वो प्रॉपर टीम हो, वो प्रॉपर सिलेक्टेड टीम हो, अकॉर्डिंग टू डिमांड हो, वो टीम सेलेक्ट करें। ये ह्यूमन रिसोर्स फोकस सिस्टम अप्रोच होगी। ठीक है, यानी आप उसी को हायर करें जिसको आता हो। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के लिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हायर करें, फूड प्रोसेसिंग के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर करें, फूड सेफ्टी के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर हायर करें। तो आपको हर चीज़ के लिए एक टेक्निकल पर्सन हायर करना पड़ेगा। ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, आपको प्रोसेस मैनेजमेंट जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है ये भी लानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका आपका नुकसान होगा। रिजल्ट फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, आपके रिजल्ट फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, आपके डिसीजन मेकिंग में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फैक्चुअल अप्रोच हो, उनके अंदर एक रियलिटी शामिल हो, पता हो कि ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या क्या मॉनिटर हो रही हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्लस हैं, क्या प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, उसके बेनिफिट्स नुकसान हर चीज़ आप देखें। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम का ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आपका सप्लायर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। एक दूसरे को पता हो कि कैसी चीज़ क्वालिटी वाली सप्लाई हो रही है। ठीक हो गया जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अब एक सेशन छोटा सा कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। अगर कुछ दोस्तों के सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसी लिख कर बता सकते हैं। कैसर भाई। जी सुलेमान भाई, मैं चाह रहा था कि अगर हम लेक्चर, अभी शौकत भाई का मुख्तसर सा सेशन करवा देता हूँ तो उसके बाद हम सवालात ले लेते हैं ताकि थोड़ा समराइज भी हो जाएगा तलबा को। तो अगर आप इजाज़त दे दें। जी जी, श्योर श्योर श्योर, ठीक है, शौकत बेहतर हो जाएगा। साहिब अगर आप मौजूद हैं तो मैं, शौकत भाई अनम्यूट कर लीजिए, आपको मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सलेमान नजीब भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मैं आपका लेक्चर पूरा तो नहीं अटेंड कर सका, जस्ट बीच में थोड़ा सा मैंने कुछ एक दो जगहों पे मैं ऑनलाइन हुआ तो कुछ पॉइंट्स मैंने सुने।
और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम का, आपकी डेडिकेशन का जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काफ़ी कम्प्रिहेंसिव और काफ़ी डिटेल में आपने जो है स्लाइड्स तैयार की हुई थी। हमारे कुछ स्टूडेंट शायद मैसेज कर रहे थे कि उनको मुश्किल लग रहा है, बट एनी हाउ आप डोंट वरी, इंशाल्लाह हम इसको जब मल्टीपल टाइम हम डिस्कशंस करेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी। और सलमान भाई का यकीनन तारुफ तो पहले कैसर भाई ने करवा दिया होगा। सलमान भाई माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में, और बड़ी अच्छी एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट जॉब जो है वो माशाल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं अपने पंजाब में, लाहौर में। और हमें माशाल्लाह वॉलेंटरीली और अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए माशाल्लाह टाइम निकाल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। और इस तरह के जो प्रोफेशनल लेक्चर्स होते हैं, काफ़ी इसकी हाई पे करनी पड़ती है कंपनीज को, लेकिन माशाल्लाह सलमान भाई हमें फ्री में टाइम दे रहे हैं। आजकल के दौर में इस तरह का टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरी तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम उलमाए कराम जो इस सेशन में शामिल हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसको वैल्यू दें और इसकी अहमियत को समझें और बहुत सीरियस हो के इन लेक्चर्स को अटेंड करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। आपके रूटीन की जो आपकी स्टडी है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए आपको यकीनन थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन आप अपनी तवज्जो को लूज ना करिए, लेक्चर को सुनिए, जितने भी पॉइंट्स आपकी समझ में आए आप उनको नोट कीजिए। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको हम दोबारा से जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। कैसर भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज़ जी। क्लियर है। मजीद ये है कि थोड़ी सी आज डिस्टरबेंस रही है लेक्चर के दौरान। कुछ हमारे स्टूडेंट में से कुछ छोटी मोटी शरारतें करते रहे हैं लेक्चर के दौरान, और अभी भी कर रहे हैं कि ये कोई लाइनें लगा रहे हैं ऊपर स्लाइड्स पे, कुछ अजीब से अल्फाज लिख रहे हैं। तो ये बड़ा गैर मुनासिब रवैया है। पहली बात तो यह है कि आईटी की तरफ से ऐसी ओपनिंग होनी नहीं चाहिए थी, जिसके लिए मैं भी पर्सनली सलमान भाई आपसे माजरत करता हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान ये डिस्टरबेंस रही। मैं तो शुरू से इसमें शामिल नहीं था, अगर मुझे पहले से कुछ आइडिया होता तो मैं भी रिक्वेस्ट करता जो हैं, लेकिन कैसर भाई ने अपने तौर पर माशाल्लाह कोशिश की, लेकिन शायद अभी कुछ जिम्मेदारान अवेलेबल नहीं थे। तो मैं अगेन आप तमाम तलबा जो स्टूडेंट्स जो इसमें शामिल हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ प्लीज़ इन तमाम लेक्चर्स को सीरियस लें और तवज्जो से इनको सुना करें। और स्पेशली ये प्रेजेंटेशन के दौरान जो ये लाइनें लगाना और नाम लिखना और इस तरह की चीज़ें, आप वो इन बॉक्स में लिखिए। कोई भी आपको सवाल करना है, क्वेश्चन करना है, कोई चीज़ कंफ्यूज हो रही है, तो आप इन बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। इंशाल्लाह जो ट्रेनर हैं, जो लेक्चरर हैं, वो ज़रूर आपको आंसर करेंगे। तो अगेन सलमान भाई आपसे दिल से मैं सॉरी करता हूँ कि आपके लेक्चर के दौरान ये डिस्टरबेंस रही है। आप प्लीज़ बिल्कुल डीमोटिवेट ना होइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके जो सेशन होंगे उसको मज़ीद जो वो ऑर्गेनाइज तरीके से इंशाल्लाह डिलीवर किया जाएगा। तो अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिर्फ जो ऑडियंस है हमारा, जो हमारे उलमाए कराम शामिल हैं इसमें, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉलेंटरली आप में से कोई बोलना चाहे, कुछ बताना चाहे कि आप ये कोर्स जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है इस कोर्स का। हमारे पास हैं कुछ 30-40 मिनट्स, और इंशाल्लाह जो आज का भी लेक्चर हुआ है उसको भी समराइज कर लेंगे, और मज़ीद कुछ इंशाल्लाह क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो आपसे मैं भी शेयर करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं ऑडियंस की तवज्जो के लिए कि पता चले कि आपकी माशाल्लाह इसमें जो है इंटरेस्ट और आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर शामिल है। तो इस हवाले से मैं जी स्क्रीन को मैं जूम आउट कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके नाम अपीयर हो रहे हैं उनमें से मैं किसी से जो है वो क्वेश्चन करूँ। जी यहाँ पर मुजम्मिल इंतज़ार साहब हैं। जी मुजम्मिल इंतज़ार साहब का माइक, अच्छा उनका माइक म्यूट है, तो हफीजुल्लाह भाई तशरीफ फरमाए सामने।
अच्छा, मेरा नाम, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम शौकत इकबाल हाशमी, और वैसे मदनी माहौल में मुझे दानियाल अत्तारी बोलते। मैं जद्दा सऊदी अरेबिया में एक लेबॉर्ट्रीज डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें जॉब कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भाई, मुफ्ती साजिद साहब, उनकी मोहब्बत है कि हम लोग कनेक्टेड हैं इनके साथ, और मुख्तलिफ लेक्चर्स हम भी डिलीवर करते रहते हैं। तो जी, हफीजुल्लाह भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये लेक्चर क्यों अटेंड कर रहे हैं? एनीवन, कोई भी अगर जवाब दे दे तो भी चल जी, जाएगा। एनीवन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शौकत भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। और माशाअल्लाह। ये कोर्स जो है वो मैं अटेंड कर रहा हूँ। और अभी जिस तरह लेक्चर हुआ सलमान भाई का, बहुत एक इम्पोर्टेंट, और इसके अंदर बहुत ऐसी इंफॉर्मेशंस थी, काफ़ी ग्रेट था। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस कोर्स को करने का जो मेरा जो एक है, एक तो इसके अंदर ऐसी चीजें हमें मिल रही हैं कि हलाल और हराम के हवाले से, कि जो इंडिविजुअली आप नहीं हासिल कर सकते किसी भी इस तरह तरीके जी से। और इसके साथ बहुत ज्यादा एक अच्छी एक चीज हमें मिल रही है। एक हमें असूल पता चल रहे हैं कि यार इस चीज के अंदर क्या चीज हलाल है, हराम है, इसका बेसिक्स क्या है उसके अंदर। जी जी, बिल्कुल। और इसके अंदर जो एक मेन मकसद है वो ये है कि आप उस जगह पर, उस स्टेज पर आए जहां पर वो लोग कि जो सही जो रास्ता है एक इस्लाम के मुताबिक नहीं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे, आप वहां पर आकर सही तरीके से लोगों को गाइड करें वहां पर। जी, और सही। ताकि जहां पर एक माशाल्लाह। गलत अवेयरनेस जा रही है वहां पर आप आकर उसको दुरुस्त तरीके से एक गुड वे के अंदर उसको लेकर चलें। माशाल्लाह 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 और जी, दूसरा मैं मलिक। थोड़ा सा अर्ज जी करूंगा, अभी जरूर। जिसका लेक्चर हुआ इसके अंदर कई ऐसी चीजें थी जहां पर उसमें ना उनकी शॉर्ट फॉर्म को जिक्र किया गया है ना। तो जी जी काइंडली अगर उनका एक खुलासतन, या जिस तरह ये एक फाइल इनकी थी जो हमारे सामने शो होती रही है, इसका एक खुलासतन खास तौर पर वो जो चीजें हमें बीच में से थी वो अगर मिल जाए तो काफी उसमें आसानी होगी। जी जी जी, जरूर जरूर, इंशाअल्लाह। आपका पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मलिक जवाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया। सलमान नजीब भाई, जो आपके प्रेजेंटेशन में इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उनको बेशक अगर आप बाद में कोई एक मैसेज में समरी में डाल दीजिएगा, और वो फिर कैसर भी इनसे शेयर कर लेंगे ताकि इनके लिए आसानी हो समझने में। जी, सलमान भाई ऑनलाइन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये क्या हाल है, ठीक है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अभी आमिर अर्ज़ कर रहा हूँ। जी जी, वेलकम। और बाद हमारे इस्लाम भाई हैं माशाल्लाह, वो लेक्चर सुन रहे हैं। वो ज्वाइन करते हैं थोड़ा लेट, तो उनको समझ नहीं आती। जो अभी यूट्यूब लिंक सेंड किए ना अपने ग्रुप में, जी जी, अगर इस लेक्चर को स्टार्ट से सुनना जाए ना तो फिर हमें समझ आती है। सही सही। और बाद इंग्लिश कि देख के डर कम्युनिकेशन का जाते जो हैं भी तो मसला है वो आप मुझसे शेयर तो- करेंगे, मुझसे इंशाल्लाह हाँ जी। उसको जी हम जी, इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं हल करने की। तो जी आज थोड़ा यूट्यूब लिंक का मसला बना है, तो जिनका मसला बना है जी इंशाल्लाह जी उनको हम ये रिकॉर्डिंग वाला दे देंगे, तो वो इससे उसको मुकम्मल कर लें। जी क्वेश्चन जी, का बिल्कुल सवाल जी, हमारे कैसर से तो भाई। प्यार से ना कीजिए। माशाल्लाह, कैसर भाई का आसानी होगी माशाल्लाह उनके पॉइंट लिए। बिल्कुल ठीक है कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप बाद में कैसर भाई से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यानी जो आपके कोई पॉइंट्स इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने के हवाले से है, तो वो ज़रूर इस पे बात करेंगे। कारी अली अमीर भाई का हाथ खड़ा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शौकत बीच में अगर इजाजत जी मिल मैंने अपने तौर पर रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग करनी हो ना तो काफी आसानी होगी। नॉर्मली जो रिकॉर्डिंग होती है वो होस्ट ही कर रहा होता है, होस्ट या को होस्ट। तो जी जी, यकीनन वो तो कैसर हो भी रही है। इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, वो इंशाल्लाह आपसे बाद में शेयर करेंगे ज़रूर। जी, अमाद रजा भाई। अच्छा, क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं।
जी तो शोध भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा, जी फिर जी, बाद ऐसा में। करते हैं, ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा सा चंद एक स्लाइड्स मैंने सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करनी है, वो मैं आपको पेश करके उसके बाद इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन लेते हैं। तो आप अमाद भाई, जैन भाई, सब लोग जो सवाल करना चाह रहे हैं, आप अपना सवाल थोड़ा सा होल्ड रखिए। तो मैं चंद एक स्लाइड्स ओवरऑल एक व्यू देने के लिए आपकी बारगाह में पेश करता हूँ और फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। जी कैसर भी, मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है? जी शो हो रही है। चलिए जी, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, तो मेरी अगेन स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है थोड़ा सा मेरे साथ फोकस रहिए, और सिर्फ चंद एक स्लाइड्स जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो है क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये जो कोर्स आपके लिए रखा गया है, कैसर भाई, मुफ्ती साजिद साहब, मुफ्ती हाशिम साहब, माशाल्लाह इनकी कोशिश से मुख्तलिफ जामियातुल मदीना के स्टूडेंट्स के लिए हलाल इंडस्ट्री के हवाले से ये कोर्स आपके लिए रखा गया है। और यकीनन इसका शुरू में जो इफ्तिताई सेशन हुआ उसमें कैसर भाई ने, मुफ्ती साजिद साहब ने आपको इस हवाले से आगाही दी कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा आपकी स्टडी है कुरान पाक के हवाले से, हदीस मुबारक के हवाले से, लेकिन हसूल बरकत के लिए यहाँ पर मैंने एक कुरान पाक की आयत आपके सामने रखी है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 168 में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबम वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस आयत पाक का जो तर्जुमा है कि ए लोगो, जो कुछ जमीन में हलाल पाकीज़ा है इसमें से खाओ और शैतान के रास्तों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यहाँ पर जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर हलाल और तय्यब दो चीजों का जिक्र हुआ है। ठीक है जी। हलाल का मतलब क्या होता है कि जो कुरान और हदीस या शरीयत के जो कवानीन है उसके मुताबिक जो हमारे लिए इस्तेमाल करना, यूज करना हलाल है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परमिसेबल, लॉफुल एज पर शरिया, शरीयत के मुताबिक जिसकी इजाजत है, जिसकी परमिशन है, तो उसको हम हलाल बोलते हैं। और तैयब पे थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि जो आज का लेक्चर था, जो सलमान भाई ने लेक्चर डिलीवर किया, वो पूरे का पूरा लेक्चर तैयब कंसेप्ट के ऊपर था। तो आयत पाक के अंदर जो तैयब का लफ्ज है, इससे क्या मुराद है? तैयब से मुराद होता है कि सेफ फूड, महफूज गिज़ा, क्लीन हाइजीन, जिसमें क्वालिटी हो, होलसमनेस हो। तो ये इंग्लिश के भी लफ्ज मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, उर्दू भी साथ लिखी हुई है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो कुरान पाक के अंदर जो हलाल और तैयब का जिक्र आता है, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आपने अच्छी तरह समझना है कि हलाल से मुराद होता है परमिसिबल, लॉफुल एज पर शरिया, और तैयब का मतलब होता है जो कि सेफ हो, क्लीन, हाइजीन, क्वालिटी। और ये सारी की सारी चीजें अगर एक लफ्ज में इकट्ठी की जाएं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं होलसमनेस। और होलसमनेस का ये मतलब है कि जो फूड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ हलाल ही नहीं, बल्कि हलाल होने के साथ साथ वो हर लिहाज से महफूज है। वो अपने इस्तेमाल करने वाले को ना कोई वो नुकसान देगी, ना कोई वो बीमारी पैदा करेगी। इसी तरह आयत नंबर 172 है सूरह अल बकरा के अंदर, और उसके अंदर भी मैं ज़रा शार्ट करूंगा जी। ये MA नाम से जो अकाउंट है, ये भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जस्ट थोड़ा सा होल्ड कीजिए सवाल को प्लीज। तो इस आयत में भी आप देखें तो इसमें या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तो यहाँ पर भी तैयब का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर तैयब से मुराद अगेन क्या है? सेफ फूड, यानी द फूड्स विच आर फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन एंड डज नॉट कॉज एनी इलनेस और हार्म टू द कंज्यूमर, जो कि अपने इस्तेमाल करने वाले को वो फूड कोई नुकसान या बीमारी पैदा नहीं करती। फिर इस तरह सूरह अल माइदा के अंदर आयत नंबर 88 में इरशाद होता है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा
वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और खाओ उसमें से जो रिज्क दिया है तुमको अल्लाह ने, हलाल और पाकीज़ा। अब यहाँ पर भी हलाल और तय्यब दोनों का जिक्र है। इस कंसेप्ट को मजीद बेहतर करने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि लेट्स से कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, एक रेस्टोरेंट है और उसके अंदर हलाल जानवर का हलाल तरीके से गोश्त तैयार किया गया है। नॉट ओनली द मीट, मे बी सम अदर फूड्स, कोई और ग़िज़ाएं खाने जो है वो हलाल तरीके से तैयार किए गए हैं, बट उनकी जो प्रेजेंटेशन है या उनको जिस तरीके से रखा गया है रेस्टोरेंट के अंदर, वो तरीका सेफ नहीं है। ग़िज़ाएं जो है वो ओपन पड़ी हैं, उसके ऊपर फ्लाइज मक्खियां भी आ रही हैं, कोई डस्ट मिट्टी भी उसके ऊपर जा रही है, ठीक है, या कोई ऐसी कह लें कि इंसेक्ट्स पेस्ट वहां पर हैं जो कि फूड को कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि वो फूड हलाल तरीके से तैयार की गई, हलाल तरीके से बनाई गई, बट उसके अंदर उन कंडीशंस का या उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया कि जो फूड को सेफ रखने के लिए, तैयब रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस सूरत में वो क्या हो जाएगी, फूड अनसेफ हो जाएगी, वो गैर महफूज हो जाएगी, उसके अंदर कुछ निजस चीज़ों की शमूलियत हो जाएगी कि जिससे वो फूड गैर तैयब हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या पता चला कि जब हमने किसी फूड्स को इंश्योर करना है तो उसमें ज़रूरी है कि वो हलाल भी हो और उसके साथ साथ वो तैयब भी हो, वो सेफ भी हो, वो महफूज भी हो, वो कोई उसके अंदर अनहाइजीन कंडीशन ना हो ताकि इस्तेमाल करने वाले को वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो आज का जो बेसिकली लेक्चर था, दोबारा मैं वापस आता हूँ कि जो माशाल्लाह सलमान भाई का लेक्चर था वो सारे का सारा फूड सेफ्टी और क्वालिटी पे था, और वो इस तैयब कंसेप्ट की बेस पे था कि हमने जब एज ए हलाल शरई एडवाइज़र या हलाल ऑडिटर के तौर पर या शरई एक एडवाइज़र के तौर तौर पर हमने अगर कहीं भी सर्विसेज देनी है तो उसमें हमने कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई भी देनी है यकीनन हलाल के हवाले से, और वहीं पर हमने ये भी देखना है कि उस इंडस्ट्री के अंदर या उस रेस्टोरेंट के अंदर या किसी भी जगह पर जहां पर खाने तैयार किए जा रहे हैं वहां पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि फूड को अनसेफ कर रही हो या गैर महफूज कर रही हो, या कह लें कि वो फूड को गैर तैयब बना रही हो या उसको निजस बना रही हो। तो इस चीज को भी हमने इंश्योर करना होता है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए शरई एडवाइज़र माशाल्लाह इन फ्यूचर में मज़ीद ट्रेनिंग लेके आप एज ए शरई एडवाइज़र अगर आप कहीं पे जाते हैं किसी इंडस्ट्री में, सपोज कि वो एक बेवरेज बनाने की इंडस्ट्री है जहाँ पर जूसेस बनते हैं, जहाँ पर खाने की इस तरह की अशिया तैयार होती है, और वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर जो पानी यूज़ हो रहा है, जो पानी का सोर्स है वो क्लीन नहीं है। उस पानी की आज तक कोई टेस्टिंग नहीं करवाई गई, ना उसके अंदर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक किए गए हैं, ना उसके अंदर केमिकल की कोई टेस्टिंग हुई है, और वो बड़ा ओपन किस्म का टैप है जहाँ पे गंदगी है, मक्खियाँ आ रही हैं, और वो पानी जो है वो जूसेस बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो फिर क्या कहेंगे इस पे आप? डेफिनेटली आप इस पे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे एज ए शरई एडवाइजर। आप उसको सिर्फ हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे बल्कि आप उसको तैयब पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। आप उसको देखेंगे कि ये पानी जो है ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत तो नहीं है, ये पानी को बीमारी तो नहीं पैदा करेगा। तो उसमें हलाल और हराम की तो शायद बात ना आए, लेकिन उसमें तैयब और निजस की बात जरूर आएगी। और आप उसकी उसके लिए आप कहेंगे कंपनी वालों को कि आप इसकी टेस्टिंग करवाएं, इसका बैक्टीरियल लोड चेक करवाएं, इसको ही हमें रिपोर्ट पेश करें और हमें बताएं कि ये पानी वाकई इंसानी सेहत के लिए ठीक है। तो ये सारी शराइत अगर वो पूरा कर रहा होगा तो फिर आप कहेंगे कि ये पानी वाकई ठीक है, तैयब है, और आप इसको अपने फूड प्रोसेस के दौरान यूज कर सकते हैं। तो ये चंद एक बुनियादी चीजें हैं जो कि बेसिकली बेस हैं, बुनियाद हैं, फाउंटेन हैं, असासियत हैं उस चीज की कि जो हम आगे प्लान लेके जा रहे हैं और जिसकी बुनियाद पे आपने ये कोर्स डिजाइन किया, आप ये कोर्स कर रहे हैं। तो ये सब जो मैंने आपके सामने अर्ज किया ये उसकी बुनियाद है, उसकी बेस है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा अहमियत इस चीज की कि इस फील्ड के अंदर
ये इस शोबे के अंदर कितना ज्यादा जरूरत है काम करने की। क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, आप पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें, जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अदर देन मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर भी हमारे मुसलमान भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद रह रही है। तो उनको इस हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना होता है कि जब वो कोई भी फूड्स खरीद रहे होते हैं और जब वो कोई कॉस्मेटिक्स या अद्वियात खरीद रहे होते हैं, तो उनको ये बड़ी मुश्किल पेश आती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हलाल भी हैं या नहीं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत होती है। जी शाहमीर भाई, आप प्लीज़ अपना सवाल बिल्कुल होल्ड पे रखें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, बट जस्ट मुझे कुछ स्लाइड्स फिनिश करने दें। तो जब हम इस शोबे में आते हैं तो इसमें सिर्फ हलाल फूड नहीं है। अब आप ये नोट करें कि एक शोबा है ये हलाल फूड का। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं फूड के हवाले से, बट नॉट ओनली द हलाल फूड्स, इसमें हलाल फैशन, यानी इसको बोलते हैं मॉडेस्ट फैशन। अब आप, जब मैं फैशन का लफ्ज बोलूंगा तो शायद अभी कुछ देर पहले एक भाई ने बड़ा एक अजीब सा मैसेज डाल दिया था ग्रुप में, जो कि मैं शायद बताना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता। तो शायद इस तरह के कुछ हमारे स्टूडेंट हों जो कि फैशन का लफ्ज सुन के बड़े इरिटेट हो जाएं कि ये क्या, फैशन के हवाले से क्या बात है। कि तो फैशन जो लफ्ज है ना, फैशन, अगर मैं कहूँगी कि यहाँ पर जितने इस्लामी भाई हैं मेरे समेत, कैसर भाई समेत, मेरे समेत, आप जितने इस्लामी भाई बैठे हैं, आप सारे फैशन करते हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि ये क्या शौकत भाई, ये क्या बात करें। क्या आप रोजाना सुबह बालों में तेल नहीं लगाते, कंघी नहीं करते? क्या आप कोई खुशबू नहीं लगाते? क्या आप साबुन नहीं इस्तेमाल करते नहाने के लिए? क्या आप कोई क्रीम या कोई पाउडर नहीं इस्तेमाल करते? ये सब चीजें फैशन में शामिल हैं। तो ये मैं एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो फैशन का ये मतलब नहीं कि कोई कोई मतलब है गैर शरई किस्म का फैशन, वो तो है ही हराम, या गैर शरई होगा तो वो तो है ही नाजायज। लेकिन जो जायज फैशन है, जो मॉडेस्ट फैशन है, जिसकी हमारी रोजमर्रा लाइफ में जरूरत होती है, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं, क्रीमें, पाउडर, खुशबूयात, साबन, बहुत सारी चीजें स्किन की बेहतरी के लिए, स्किन की नॉरिशमेंट के लिए, हमारी जिल्द की हिफाजत के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो ये सब चीजें फैशन में आती हैं। तो फैशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें इतना बड़ा स्कोप है काम करने का कि हमें उसमें अपनी सर्विसेज देने की जरूरत है कि ये जो कॉस्मेटिक्स तैयार होती हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हलाल है या हराम है। फिर इसी तरह आ जाए मेडिसन की तरफ, दवासाजी की तरफ। तो मेडिसन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की। तो जैसे जैसे आबादी दुनिया में बढ़ रही है मुसलमानों की, तो उस हवाले से हमारी बहुत ज्यादा एज ए शरई एडवाइजर खिदमात की जरूरत है। मैं यहाँ पर एक स्लाइड शेयर किया कि 2012 में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, यानी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की आबादी है, 2012 में 1.8 बिलियन थी। यहाँ पर मिलियन नहीं है, बिलियन की बात हो रही है। अरबों अरबों में ये आबादी जाती है। 2030 में 2.2 बिलियन, और 2050 में 2.6 बिलियन हो जाएगी। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा हमें चैलेंज है, बहुत बड़ा एक चैलेंज का सामना है कि हम अपनी ज़रूर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, ट्रेन नहीं होंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप मौजूद रहेगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए एज ए शरई एडवाइज़र हमें सर्विसेज जो है ना हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और याद रखें, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अपने इनफरादी नॉलेज के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ आपके लिए ये नहीं फ़ायदेमंद, बल्कि आपने ये सीख कर आगे ये नॉलेज पहुंचाना है और लोगों को गाइड करना है, रहनुमाई देनी है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स शामिल हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप सीखेंगे, आपकी लर्निंग होगी। आज का सिर्फ एक लेक्चर ही सब कुछ नहीं है, इसमें आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक लम्हा फिक्रिया, एक मैंने स्लाइड आपसे शेयर किया है कि अ, दुनिया के अंदर आपको पता है कि जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा पिग्स जो है ना, सुअर पिग्स, उनकी बाकायदा फार्मिंग होती है, बाकायदा उनको
जो है वो रियर किया जाता है, फार्मिंग होती है, यानी उनको जिसको हम कहते हैं जैसे बकरियां पालना या गाय पालना या भैंस पालना, वहां पर सुअर पालने का काम बाकायदा फार्मिंग का काम होता है। तो मैंने आपसे ये शेयर भी किया कि सबसे ज्यादा जो है वो चाइना में है, और इस तरह फिर और ब्राजील में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने फिगर पेश किया है ना, ये मिलियंस में है। जैसे चाइना में 48 मिलियंस पिग्स हेड स्लाटर होते हैं। ये जब हम बात करते हैं ना कि कितनी तादाद, तो उसके लिए यहाँ पर बोला जाता है हेड्स, यानी कितने सर काटे जाते हैं सुअर के, यानी कितने पिग्स जो है वो हर साल वहां पर उनकी जो है वो बनाया जाता है, उनसे गोश्त बनाया जाता है। तो मिलियंस में, 48 मिलियंस में एनुअली जो है वो चाइना के अंदर। फिर 28 और कंट्री है, साउथ अफ्रीका में समवेयर, फिर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। तो इतने ज्यादा जो पिग्स दुनिया में जो है वो उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो सोचने की बात है कि वो सिर्फ उसका गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी चर्बी कहाँ जाती है? तो उसकी जो चर्बी है ना, उससे फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, जो कि तमाम कंट्रीज में जाते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट उसमें है वो है जेलेटिन का। जेलेटिन का आपने नाम सुना होगा कि जेलेटिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फूड्स में, और जेलेटिन 80% तकरीबन जो है ना दुनिया में वो पिग से तैयार की जाती है। तो ये एक मुस्लिम कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी भी फूड आइटम में अगर जेलेटिन यूज हो रही है तो जेलेटिन का सोर्स क्या है, वो कौन सी चीजों से तैयार हो रही है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर वो जाहिर है पिग से हासिल की जाती है तो वो तो हराम होगी, तो क्या वो और उसके सोर्सेज हैं? तो इसके लिए बाकायदा आपके इंशाल्लाह कोर्स में लेक्चर हमने रखे हुए हैं, वो जब लेक्चर आएंगे तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो एज ए शरई एडवाइजर आपको ये देखने की जरूरत होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट में जेलेटिन है, तो आप उस इंडस्ट्री वाले जो इस्तेमाल करें उनसे आप क्वेश्चन करेंगे कि ये जेलेटिन का सोर्स क्या है, कहाँ से आपने हासिल की है। तो उसका सोर्स चेक करना जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उसका सोर्स हलाल है तो डेफिनेटली वो हलाल होगा, और अगर उसका सोर्स हराम है तो वो जेलेटिन जो होगी वो हराम होगी। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर माहिरीन खुराक और मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों की तहकीक करें, और तहकीक के बाद उसका जो रियल स्टेटस है, हलाल है या हराम है या मशबू है, उसको वो डिक्लेयर करें। तो ये चंद एक स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी, हमारा एक सेशन हुआ था तो उसमें मैंने ये शेयर की थी। तो यहाँ पर मैंने शेयर किए, दोबारा मैं कैसर भाई से शेयर कर दूंगा, वो आपको दे देंगे इंशाल्लाह। ये जो जेलेटिन मैंने बयान की, इसका जो ई कोड है वो 441 है। जब E441 लिखेंगे तो जेलेटिन की जो है ना वो सारी डिटेल सामने आ जाती है। तो जेलेटिन जो है ये तकरीबन 44% जो वो पिग की स्किन से हासिल की जाती है, सुअर की स्किन से 44%। 28% जो बोवाइन हाइड्स यानी मरे हुए जानवर, उसमें पिग भी शामिल है, बाकी भी शामिल है जानवर, उससे भी हासिल होती है। और 27% बोन्स, इसके अलावा बोन्स से। तो यहाँ पर इसका एक सारा एक एनालिसिस दी गई है कि जेलेटिन का कितना ज्यादा इस्तेमाल है दुनिया में। तो इसमें आपको स्टडी करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। ठीक है। इसी तरह एक कलर है जिसका नाम कोचिनिल कलर है, इसका जो ई नंबर है E120। ओके जी, E120 ये इसका ई कोड है, और इसका नाम है कोचिनिल कलर। ये बहुत ज्यादा फूड में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का जो हलाल स्टैंडर्ड है और फिका हनफी के अंदर जो ये कलर है ये हराम है, क्योंकि ये एक कीड़ा होता है, कोचिनेल कीड़ा होता है, उसको ये पीस कर और उसको ग्राइंड करके ये कलर हासिल होता है। तो फिका हनफी के अंदर और पाकिस्तान के जो हलाल स्टैंडर्ड है उसके अंदर तो ये बिल्कुल हराम है। लेकिन कुछ और स्टैंडर्ड हैं जो कि फिका शाफई या कुछ और फुकाहाए कराम की बेस पर हैं, उनमें शायद इसका स्टेटस डिफरेंट होगा, मुफ्ती साहब उसकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये कोचिनिल कलर जो होगा, आप अगर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को रीड करेंगे तो उसकी बेस पे ये हराम है, और ये फूड्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर ये इस्तेमाल, आई थिंक सो फूड के अंदर तो यकीनन इस्तेमाल नहीं हो सकता। शायद कॉस्मेटिक्स जो स्किन के लिए, उसमें इसका शायद स्टेटस डिफरेंट हो। तो ये कोचिनिल कलर यहाँ पर बताया गया है। मैंने आपके सामने एक स्लाइड शेयर की है कि ये कीड़ा है कोचिनिल कीड़ा,
और इसको ड्राई करके और फिर इसको ग्राइंड कर दिया जाता है, इसको पीस दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, और उससे ये हासिल हासिल होता है। तो ये तमाम जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे, कोई एक प्रोडक्ट को लेके हम डिस्कशन नहीं कर रहे, उसके लिए इंशाल्लाह अलग लेक्चर होंगे। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक पिक्चर क्लियर की है कि इन तमाम चीज़ों को अगर हम लेके चलें, जो ये फैक्ट्स हैं, ये जो हकाइक हैं, तो इसके बेस पर हमें इस इंडस्ट्री में ब्रदर्स, आप सबसे गुजारिश है कि आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, पाकिस्तान में ये अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, ये इंशाल्लाह फिर अलग से हम डिस्कस करेंगे। ये 5 पिलर्स हैं, 5 अथॉरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये इदारे जिसमें पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, पीसीएसआई लेबॉर्ट्रीज हैं जो आपके जौहर टाउन में बड़े करीब हैं आपके, और सर्टिफिकेशन बॉडीज जिनका काम होता है कि सर्टिफाई करना। तो ये जो है फैक्ट्स, मतलब ये इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर हर इदारे का अलग अलग तारुफ भी है। ये इंशाल्लाह स्लाइड्स आपसे शेयर करूंगा मैं। और हर एक इदारे का तारुफ है। इन इदारों में भी माशाल्लाह आप जैसे शरई एडवाइज़र काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके लिए स्कोप है वहाँ पर काम करने का। अगर आप मेहनत करें, इनको रीड करें, स्टडी करें, तो आपके लिए इन इदारों में जाने का एक बहुत अच्छा जो है चांस मौजूद है। अब आप पाकिस्तान से बाहर निकलें, दुबई में चले जाएं, तो दुबई का ये स्टैंडर्ड है जो कि म्यूनसिपैलिटी ऑफ दुबई, हुकूमत दुबई ने ये बनाया है। ये हलाल के हवाले से है। इसके भी 2 पार्ट है, और इस स्टैंडर्ड का जो नंबर है DMS 032 है। तो ये दुबई का स्टैंडर्ड है हलाल का। फिर इस तरह सऊदी अरेबिया में आ जाए तो सऊदी अरेबिया का सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, उसके अंडर ये GSO स्टैंडर्ड है 205 है, ये हलाल का स्टैंडर्ड है। उसके बाद मलाइशिया में आ जाए तो ये मलाइशिया का स्टैंडर्ड है। ठीक है, हर कंट्रीज में। फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल हलाल एक्रेडिटेशन फोरम है, IHAF, जो हलाल के लिए काम कर रही है। और इन तमाम दुनिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, मलाइशिया में, पूरी दुनिया में जितने भी हलाल के स्टैंडर्ड्स इस वक्त काम कर रहे हैं, उन तमाम के ऊपर जो एक मेन इदारा है वो है स्मिक। स्मिक इंटरनेशनल, द स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये जो इदारा है ये हलाल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा है। ठीक हो गए। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन क्लोज करूंगा। इन शॉर्ट, आपका जो सर्विसेज हैं तमाम उलमाए कराम माशाल्लाह, आपके लिए कौन कौन से शोबे हैं कि जिनमें आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो यह है आवाम के लिए रहनुमाई, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक अवेयरनेस। आवाम के लिए रहनुमाई, क्योंकि आपके दाएं बाएं आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि आज मैंने ये चॉकलेट खाया, इनमें ये चीज़ मुझे मिली है, तो ये क्या हलाल है या हराम है। तो इसके लिए यकीनन आपके पास स्टडी होनी चाहिए। तो आवाम की रहनुमाई आपने करनी है। सेकंड, पब्लिशिंग, कि आपको पब्लिश करनी है चीज़ें। अभी तक हमारा जो शोबा है इसमें बहुत कम जो है ना वो पब्लिशिंग है। यकीनन अगर आप नेशनली और इंटरनेशनली देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, लेकिन आपको जहां आप अपनी बुक्स और पब्लिश करने, तो इस टॉपिक पे भी आपको हलाल फूड्स के हवाले से, हलाल कॉस्मेटिक्स के हवाले से, हलाल रॉ मटेरियल के हवाले से, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आपको अपनी सर्विसेज देने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज ए शरिया एडवाइज़र, एज ए शरई मुशीर के तौर पर। यानी इंडस्ट्रीज जो हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि फॉर एग्जांपल जो यूके में मुस्लिम रह रहे हैं, वो वहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, और वो पाकिस्तान से कोई रॉ मटेरियल जो है वो लेना चाहते हैं। तो उनकी एक कंडीशन होती है, शर्त होती है कि पाकिस्तान से जो हम रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं वो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। या अगर पाकिस्तान यूके से कोई रॉ मटेरियल लेना चाहता है और वो कहते हैं ये हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, अब वो रॉ मटेरियल जो भी इंडस्ट्री तैयार कर रही है, बना रही है, उस इंडस्ट्री को एक शरई एडवाइज़र की ज़रूरत है। तो वहां पर आपकी सर्विसेज की जरूरत होगी। नंबर 4, जो हलाल के स्टैंडर्ड्स हैं, जो हलाल स्टैंडर्ड, हलाल मयारात हैं, उनमें ऑडिटर के तौर पर, यानी इंडस्ट्री में ऑडिट करने के लिए। और लास्ट पे जो है एज ए ट्रेनर, एज ए उस्ताद, एज ए कोच, एज ए टीचर, एज ए काउंसलर,
आपकी ज़रूरत है कि आपका स्टडी हो, अच्छी नॉलेज हो, तो आप उसमें अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आज मैं तो ऐसे अचानक ही शामिल हुआ हूँ आपके सेशन में, तो वैसे मेरा आज टॉपिक नहीं था, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा सा अवेलेबल था, मुझे कैसर भाई ने हुक्म फरमाया, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं भी हाजिरी लगवा देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपका एक विजन बना होगा, आपको एक आइडिया हुआ होगा कि कितने शोबे हैं कि जिनमें आपको काम करने की ज़रूरत है। इसी बेस पे ये कोर्स तैयार किया गया। नाउ यू आर मोस्ट वेलकम फॉर क्वेश्चन। जी कैसर भाई। जी तलबा, आप सवाल कर सकते हैं कोई जो हम आपके लेक्चर से मुताल्लिक हो, और आप लोगों को खुलासा ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक एक प्लीज कैसर भी, जो एक माइक अनम्यूट, बाकी सब म्यूट। हमजा मुस्तफ़ा साहब कहना चाह रहे हैं। आपका हमजा मुस्तफ़ा, शायद नेट का प्रॉब्लम है, कोई और सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी प्लीज। जी शौकत सर, बहुत एक अच्छा आपने लेक्चर दिया, थोड़े से वक्त के अंदर काफ़ी सारी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात दी आपने। और पिछले सारे लेक्चर जो है वो मेमोराइज हो गए। अर्ज ये थी, अब आपने जिस तरह कहा कि कई आपने शोबे हमें दिखाए कि इसके अंदर एक स्कोप है, आप इसके अंदर जा सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर? आपके पास एक मतलब कि जैसे कहते हैं तालीम के हवाले से, या आपके पास क्या एक सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए जो आपको यहाँ पर ले जा सकती है? जी माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपका ये सवाल हो सकता है कि और भी बहुत सारे भाइयों के जहन में हो। तो आपने अच्छा सवाल किया, और मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ, और बाकी सब के लिए भी ये सेम आंसर हो जाएगा। जी ब्रदर, इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जितने भी डिफरेंट एरियाज मैंने आपके सामने बयान किए, तो इनमें जो क्राइटेरिया है ना, बेसिकली वो यकीनन कोई ऐसा तो नहीं है कि एफएससी हो या बीएससी हो या एमएससी हो, बट एक एक एडिक्वेट आपकी एजुकेशन हो। ज़्यादातर स्टैंडर्ड में यही होता है कि आपकी एक इतनी मुनासिब तालीम हो कि आप उस स्टैंडर्ड को समझ सकते हो, और उसको आप आगे कम्युनिकेट कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू ये है कि चूंकि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को शामिल करके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये इंग्लिश में हैं। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको थोड़ा अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे हमारे भाई इंग्लिश से डरते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करें, आप फोकस हो के चंद दिन आप स्टडी करें, तो आपको इंग्लिश बोलनी, लिखनी, समझनी इंशाल्लाह आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो ज़रूर, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे, स्टडीज करेंगे, स्टैंडर्ड्स को रीड करेंगे, तो वो इंग्लिश में ही मिलेंगे। ठीक हो गया। तीसरी चीज, जो तीसरी चीज है वो ये है कि आप कोई एक शोबा सेलेक्ट करें। ये नहीं हो सकता कि आप फार्मास्यूटिकल के भी माहिर बने, आप कॉस्मेटिक्स के भी माहिर बने, आप फूड के भी माहिर बने, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको जिस चीज में आपकी दिलचस्पी है ना, आप एक शोबा पकड़ लें, एक सेलेक्ट कर लें जी कि मैंने फूड में माहिर बनना है। तो फिर फूड के आप लेक्चर, जहां भी फूड के लेक्चर हो, इंशाल्लाह मुफ्त में भी, काफी फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, आपको वक्तन फक्तन शेयर करते रहेंगे। तो आप लेक्चर फूड के अटेंड करें। आप उस शोबे में माहिर बनना चाहते हैं, कभी कभी पूरा एक लेक्चर ही जेलेटिन पे होगा, कभी कोई लेक्चर जो है वो कलर्स पे होगा, फूड एडिटिव पे होगा, ई कोड पे होगा। तो इस तरह आप उस शोबे में इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो ये बस क्राइटेरिया है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया वही है आपकी अपनी इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी, आपका सीरियस होना। ठीक है। आज के ही लेक्चर में आज के लेक्चर में माजरत के साथ ऐसे भी स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो सीरियस नहीं है, वो सुन भी रहे हैं, वो अजीब अजीब लाइनें भी लगा रहे हैं, वो लतीफ़े भी लिख रहे हैं मैसेजेस के अंदर। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो ये है कि यू नीड टू बी सीरियस, यू नीड टू बी इंटरेस्टेड फॉर दैट टॉपिक। और इंशाअल्लाह ताला उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से आपको मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। जी और कोई। शौकत सर, इसमें आपने ये बड़ी ज़बरदस्त एक इंफॉर्मेशन दी क्राइटेरिया के हवाले से। एक छोटी सी ये है कि अब जिस तरह आपने स्कोप की बात,
तो इसमें एक सबसे पहले जहन हमारा इस तरफ जाता है कि जिस तरह अब हमारी कंट्री के अंदर एक क्राइसिस है और यहाँ पर जो हालात के हवाले से है, बंदा कहता है कि यार मेरा एक बाहर का जहन हो, वहां पर मुझे ज्यादा इसके हवाले से स्कोप मिल सकता है, यहाँ पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। इस हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? जी बिल्कुल ब्रदर, बाहर भी स्कोप मौजूद है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है कि मैं आपको एक, इससे हट के अगर मैं कहूँ कि कोई भी और आप जॉब लेना चाहें या कोई काम के लिए बाहर जाना चाहें, तो डेफिनेटली आप उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें महारत लेते हैं, उसमें अपनी स्किल्स को बेहतर करते हैं। आज का दौर इतना कंपटीशन का दौर है ना, कि एक कहीं पे कोई जॉब निकलती है ना, तो उसके लिए हजारों लोग जो हैं वो अप्लाई करने वाले होते हैं। एक जनरल मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो वहां पर आप देखते हैं कि आपके अंदर कंप्यूटर स्किल्स हों, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपने अच्छे कोर्स किए हों, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो शोबा है, इसमें भी अगर आप दुनियावी लिहाज से भी देखें तो आपके लिए एक स्कोप मौजूद है। लेकिन उसमें फिर ज़रूरी है कि पहले जनरल नॉलेज आपका अच्छा हो, इस शोबे के हवाले से आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग अटेंड करें, और फिर आपको एक हलाल ऑडिटर का कोर्स होता है जो कि 5 डेज का होता है। और पाकिस्तान में तकरीबन उसकी 20 से 25 हज़ार फीस है। कुछ लोग 15 हज़ार में भी करवा देते हैं। तो वो कोर्स जो है ना, हलाल लीड ऑडिटर का कोर्स। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट उस पर नहीं जा सकते। पहले जो आपका, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह आज का कोर्स चल रहा है, कैसर भी करवा रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज करें। जनरल नॉलेज अपना बढ़ाएं, पहले खुद स्टडी करें। और जब आप कॉन्फिडेंस फील करें कि अब माशाल्लाह मेरे अंदर नॉलेज आ गया है, तो अब वो हलाल लीड ऑडिटर का कोर्स करें, और फिर इंशाल्लाह आपको चांसेस जॉब्स के भी मिल सकते हैं। जी और कोई सवाल? इसमें एक मैंने ये भी अर्ज करनी है कि आप क्या हमें चॉइस करना पसंद करेंगे कि हमारे लिए कौन सा शोबा सबसे बेस्ट है जिसमें हमें दीन का काम करने में ज्यादा आसानी भी हो, जी क्योंकि जाहिर बात है अब अगर आलिम दीन के शोबे में जाएगा तो उसके लिए कौन सा शोबा बेहतर है, सबसे जो इसमें हमें आप ज्यादा क्या गाइड करेंगे? जरूरत है, सबसे जो ज्यादा जरूरत है वो फूड्स के अंदर है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में भी ज़रूरत है, नो डाउट चैलेंज है, फार्मास्यूटिकल में भी, लेकिन वो बहुत ही एक स्पेसिफिक और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो फूड है ना, फूड, ये शोबा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फूड्स को ज़्यादा स्टडी करें। और फिर फूड्स के अंदर एक मीट की इंडस्ट्री है, एक डेयरी की इंडस्ट्री है, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल की इंडस्ट्री है, जिसमें सब्जियां, फ्रूट और फिर उनसे प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं। फिर इस तरह बेकिंग इंडस्ट्री है, सीरियल की इंडस्ट्री है। यानी बहुत सारे फूड के अंदर भी फिर फर्दर शोबे हैं। तो आप फूड को पकड़ें, फूड को स्टडी करें। आज आप घर में जाएं, आपने फर्ज करें नूडल्स घर में लेके आए, या कोई बिस्किट लेके आए, या केक्स लेके आए, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आज घर में आप जाएंगे तो जो भी केक या कोई जूस या कोई पिज्ज़ा आपने मंगवाया, तो उसका अगर कोई ऊपर फूड लेबल लगा हुआ है तो उसको आप स्टडी करें। नूडल्स आप लेके आए हैं, ये जूस लेके आए हैं, तो उसका लेबल की एक बड़ी सी पिक्चर मोबाइल में बना लें। और फिर उस लेबल के जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उनको रीड करें, स्टडी करें। और फिर उसको गूगल पे बैठ के आप खुद उसको लिखें, और पूरी डिटेल उसकी सामने आ जाएगी कि वो इंग्रेडिएंट क्या है। तो यहाँ से आपकी स्टडी जो है वो शुरू हो रही है। ठीक, अब देखते हैं कि आप कितना चलते हैं आगे और क्या करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह आप लेके चलें आगे। आगे जी और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सर ये सवाल था कि जैसे शराबों की किस्में हैं ना, एक तो वो है कि जिनका एक कतरा भी हराम है और नजस है। जी जी दूसरी वो शराबें थी कि जिनमें रुख्सत दी जाती है कि शराब के जो नशे से कम मिकदार हो तो वो जायज़ है, जवाज की सूरत है। जी तो जब ये किसी चीज़ में यूज़ होएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी अल्कोहल यानी कि यूज़ हुई है, अल्कोहल यानी कि? जी जी बिल्कुल। जी देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि माशाल्लाह पिछले दिनों मुफ्ती साजिद साहब का बहुत डिटेल में लेक्चर था, बड़ा अच्छा। मैं उस दिन कुछ और काम में बिजी था, मैं पूरा नहीं अटेंड कर सका, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने अटेंड किया, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इस पे रोशनी डाली। तो यकीनन उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, और कैसर भाई इस हवाले से मुनासिब गाइड भी कर देंगे। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो उसमें यह है कि देखिए, चीज़ों को आप दो प्रोस्पेक्ट से देख रहे होते हैं। एक होता है एज ए कंज्यूमर, यानी एक सारिफ के तौर पर, एक एज ए शरई एडवाइजर के तौर पर। ठीक है, यानी मैं, आप, हम लोग ज़ाहिर है कोई ना कोई फूड आइटम हम यूज भी कर रहे होते हैं, इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं।
तो हम कंज्यूमर होते हैं, सारिफ होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। एज ए सारिफ के तौर पर हम उस चीज को देख रहे होते हैं। दूसरी, एज ए कहीं पे इंडस्ट्री में या कहीं आप ऑडिट करने जाएं तो फिर आप एज ए एडवाइजर के तौर पर, एज ए ऑडिटर के तौर पर देख रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अगर तो सारिफ के तौर पर है तो वो सारा आपका तकवा है, आपकी आपकी अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपका कनेक्शन है वो है, सब तकवा है। ठीक है, आपका दिल माने आप यूज करें, दिल ना माने आप यूज ना करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन सारिफ के तौर पर। हमें नहीं पता कि वो इंजीनियरिंग कौन सा मसाइल के लिए थोड़ा क्या सा है, मैं शौकत भाई। लेकिन लेकिन अगर शरई एडवाइजर के तौर पर, तो फिर आप एज ए शरई एडवाइजर बैठे हैं, आपके सामने वो इंडस्ट्री वाले लोग बैठे हैं, आप उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, आप उनसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पूछेंगे, उसको बोलते हैं COO, सही। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और एक होता है COA, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो ये दो सर्टिफिकेट उनसे पूछेंगे, आप पूरी तहकीक करेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट, चाहे वो शराब की कोई किस्म है या कोई और चीज़ है, कुछ भी है, वो इंग्रेडिएंट पूरी उसकी आप तहकीक करेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका माखिज क्या है, वो कहाँ से हासिल किया गया है, क्या उसका सोर्स है, कैसे वो बनाया गया है। जब तक उसकी पूरी छानबीन नहीं कर लेंगे, एज ए एडवाइजर के तौर पर आप उसका स्टेटस डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? तो सारिफ के तौर पर या एडवाइजर के तौर जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, और दूसरी बात ये पर। पूछनी थी, कोडेक्स एलिमेंट्री जो सर ने बताई थी, कोडेक्स एलिमेंट्री के इनसे रूल हम सीखते हैं, तो इसके बारे में जरा हमें तफसील से थोड़ा सा बताएंगे कि इसका क्या इनके। पहले तो नाम आप दुरुस्त कर लें, इसका पूरा नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। एलिमेंट्री नहीं है, एलिमेंटेरियस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक हो गया जी? तो ये जो है ना, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा। ठीक है, उसकी तरफ से उसका फिर एक सब इदारा है जिसको FAO बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसकी तरफ से ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। इन स्टैंडर्ड का नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये सबसे पहले जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड बने थे वो ये थे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब तो और भी काफी बन गए, लेकिन इनकी अहमियत अपनी जगह कायम दायम है, मुसल्लम है। बड़े ये अच्छे स्टैंडर्ड हैं मुख्तलिफ फूड्स के हवाले से। मतलब वीट का अलग स्टैंडर्ड होगा, मिल्क का अलग होगा, दालों का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, हर चीज के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं ये। और इसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसकी अपनी वेबसाइट है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस लिखेंगे गूगल पे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, और इस वेबसाइट पे जाके आप इसको मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी? और जी नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। यस सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि काफ़ी चीज़ें जो खाने की होती हैं कॉस्मेटिक की, उनके ऊपर ई लिखा होता है, तो और कहा जाता है कि ये ई वाली जो होती है ये नहीं खानी चाहिए, तो इसका सही कोड क्या है? कितने नंबर से कितने नंबर तक वो कोड है इनके जो हलाल इंडस्ट्री? नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। ये कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है जी कि जो ई लिखा होता है वो गलत होती है, ऐसा नहीं है। ई ई बेसिकली ये पूरा एक लेक्चर है, इंशाल्लाह आपकी ये कोर्स में शामिल है। तफसीलन हम उस वक्त बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक लेक्चर है, ये घंटे का लेक्चर है। इसमें मैं मुख्तसर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ई कोर्स होते हैं ना, ये सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स को, जो फूड के अज्जाए तरकीबी, मैं उर्दू में बोलता हूँ अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी का क्या मतलब होता है कि ये आप बिस्किट खा रहे हैं ना, तो ये जो बिस्किट है ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? इसमें आटा है, इसमें ऑयल है, इसमें कलर है, फ्लेवर है, इसमें शुगर है, साल्ट है। तो ये उसके अज्जाए तरकीबी हैं, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तब ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, अज्जाए तरकीबी होते हैं, इसमें कलर्स भी होते हैं, फ्लेवर भी होते हैं। तो इनके इंटरनेशनली इन चीज़ों को समझने के लिए, आसानी के लिए, कम्युनिकेशन में बेहतरी के लिए इनके ई कोड बनाए गए हैं, ताकि आसानी से उनको, मसलन मैं जब भी मैं बोलूंगा ना कि E300, E300, तो E300 ये एस्कॉर्बिक एसिड है जिसको विटामिन C बोलते हैं। तो ये कोड होते हैं, ठीक है, ये चीजों की पहचान के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं आप कह सकते कि जो भी ई कोड है वो गलत है या हराम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सा जो ई कोड है या कौन सा इंग्रेडिएंट है वो हलाल है या हराम है, या वो मशबूह है, यानी उसका स्टेटस क्लियर नहीं है, वो डाउटफुल है।
तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ता है, उसके लिए ई कोड वेरीफाई करने का लिंक है। वो लिंक मैं यहाँ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो कैसर भी इंशाल्लाह आपको दे देंगे। मेरा ख्याल है आपके लेक्चर का टाइम भी पूरा हो रहा है, तो उस लिंक की मदद से आप ये देख सकते हैं। उसमें ई कोड आप लिखेंगे तो वो लिंक आपको बताएगा कि ये हलाल है या हराम है, या ये जो है वो मशबू है। ठीक हो गया। जी शुक्रिया आपका। जी, तमाम तलबा इकराम का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ हमारे मोहतरम शौकत इकबाल हाशमी साहिब जो इस वक्त हमें किसी बैरूनी मुल्क से सेशन में हमारे साथ शरीक हैं, आप लोगों को लेक्चर दिया और आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए, उनका बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आगे डिटेल से शौकत भाई का अलग से लेक्चर भी मौजूद है, उसमें भी हो आएंगे। तो तलबा किराम लेक्चर्स जो हो रहे हैं इनको समझ कर, और इस हवाले से जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन अपना असाइनमेंट का कहा हुआ है तो वो भी आप लोगों ने साथ साथ बनानी है। तो आज हमें आज का लेक्चर का वक्त ख़त्म हो चुका है, इजाज़त दीजिए। कैसर भी काइंडली आज के लेक्चर को अगर आप थोड़ा जल्दी अगर भेज दीजिएगा, ताकि ये थोड़ा लेक्चर जो था ये इंग्लिश टाइप था, तो कल इसकी हम तैयारी एक जबरदस्त तरीके से कर सके, इस वजह से। इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे हम जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। प्यारे भी और तमाम के तमाम ही भेज दिए हैं कोर्स जो पहले हो चुके हैं, यानी ग्रुप। जी, वो ग्रुप में भेज दिए हैं। जो अहबाब जामियात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप में नहीं है तो उन तक भी पहुंचाने की कोशिश है। ठीक है। काइंडली प्रेजेंटेशंस भी अगर हो सके तो वो भेज दीजिएगा। जी, इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया कैसर भी, जजाकुमुल्लाह खैरा। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह पाक आपको इस कोर्स में कामयाब फरमाए आमीन, इंशाल्लाह। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने लिंक शेयर किए हैं चैट में, लिंक आप वहां से ले सकते हैं।